अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेलुएशन। देखेंगे पहले इनको हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे और इनकी फर्दर टाइप्स और कंडीशंस भी देखेंगे कि क्या चीज़ अप्रोप्राइट है, क्या इनके स्टेप्स हैं। यानी इस टॉपिक के मुताल्लिक आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं इस वीडियो को सुनने के बाद क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है जी। पहले देखते हैं कि टेस्ट क्या होता है। आपको पता होगा जी, कल टेस्ट है हमारा स्कूल के अंदर। अब पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि आम बंदा भी कह सकता है कि टेस्ट होगा जी ए सेट ऑफ क्वेश्चन। टेस्ट क्या होता है? एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए जी, कल आपका क्विज़ होगा, कल आपका टेस्ट होगा। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि टेस्ट क्या है। टेस्ट इज सेट ऑफ क्वेश्चन है। फिर टेस्ट क्यों बनाया जाता है जी, तो इसके मतलब जो डेफिनेशन है वो भी हम देखेंगे। ये देखिए टेस्ट क्या है, ये बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो ये अब ये टेस्ट क्यों मेजर करते हैं, क्या इसका पर्पज़ है, तो वो हम देखेंगे। ये आपके सामने ये ईसीजी मशीन है, तो ये क्या है, ये क्या करती है? टेस्ट करती है। किस चीज़ का टेस्ट करती है? ये दिल का टेस्ट करती है कि दिल के अंदर खून की रवानगी की कैसी है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है। टेस्ट किसी पर्पज़ के लिए होता है, टेस्ट किसी चीज़ को जांचने के लिए होता है। और इसकी जो डेफिनेशन हम देखते हैं वो ये है कि टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट और एक्टिविटी। अब वो इंस्ट्रूमेंट यानी मशीन भी हो सकती है, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, या कोई प्रोसीजर भी हो सकता है फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। किसी भी चीज़ के जो बिहेवियर है उसको मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ के बिहेवियर को मेजर करने के लिए। यानी देखिए, अगर आप टेस्ट ले रहे हैं, आप बच्चों का बिहेवियर चेक कर रहे हैं उस चीज़ के मुतालिक कि क्या जो मैंने पढ़ाया था अब वो चीज़ बच्चों ने याद कर ली है कि नहीं की, तो उस चीज़ को देखने के लिए हम उसको यानी बच्चे का जो सैंपल ऑफ बिहेवियर है, बिहेवियर को चेक करने के लिए आप इसकी जो डेफिनेशन आसान लफ्ज़ों में दो डेफिनेशन आप कर लें तो ये काफ़ी रहेंगी। पहली, टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन। और सेकंड डेफिनेशन आप ये कर लें, टेस्ट इज़ टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये तो आपको पता होगा, टेस्ट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, एक्टिविटी भी हो सकती है, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। पर्पज़ क्या है कि मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए टेस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, मेजरमेंट क्या होती है। पहला काम यानी हमने 4 चीज़ें आज पढ़नी हैं। टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। टेस्ट हमने देख लिया, अब हम जाते हैं सेकंड मेजरमेंट में। आसान लफ्ज़ों में पहले बता देता हूँ बिफोर फर्दर हम जाते हुए। मेजरमेंट होता है वो जो टेस्ट हमने लिया है उसको चेक करना, यानी उस टेस्ट को क्वांटिटेटिव शेप के अंदर लेके आना। टेस्ट हमारा था बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का जो बिहेवियर चेक किया हमने, कोई प्रोसेस किया हमने, कोई एक्टिविटी की, कोई मशीन चेक किया। अब वो तो एक काम था। अब उस काम के नतीजे के अंदर वो जो चीज़ थी उसका हमने क्वांटिटेटिव सूरत के अंदर देना, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देना, उसको डिजिट की सूरत में देना। कि जैसे ब्लड प्रेशर है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मैंने जनरल बात कर दी, ब्लड प्रेशर में लो हो रहा है। अब उसकी कितना ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, यानी प्रॉपर मेरे पास जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को मेजर करने के लिए यानी उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो इसकी जो है ग्राउंड जो है उसने इसकी डेफिनेशन दी है, मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो ख़ास खसूसियात जो किसी इंडिविजुअल के अंदर हैं उनको न्यूमेरिकल शेप के अंदर देना। जैसे मैंने आपको ब्लड प्रेशर की एग्जाम्पल दी है, मैं आपको कहता हूँ शुगर कहता हूँ, या मैं क्लास के अंदर मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, उसको टेस्ट को चेक करके कि अब टेस्ट की बुनियाद पे जो है मैं एम ही नज़र मारूं और बग़ैर उसको जो है ना नंबर दिए मैं बच्चों को मारना शुरू कर दूं, या बच्चों कह दूं गलत और सही कहना शुरू कर दूं, तो ये अनफेयर होगा। मैं पहले उसको क्वांटिटेटिव शेप के अंदर लेके आऊँगा उस टेस्ट को, फिर बच्चों को बताऊँगा कि आपके नंबर इतने कम आए हैं, उसके बाद उसकी सजेस्ट करूँगा। तो ये रीज़नेबल, ये जस्टिफाइबल चीज़ होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एबल एंड फ्रिस्बल 1991 के अंदर उन्होंने कहा कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर। बात वही है, असाइनिंग नंबर्स डिजिटल टू इंडिविजुअल और दे रखा है किसी भी फ़र्द वाहिद को नंबर, उसकी जो कारकर्दगी है उसको नंबर देना, और या उसकी जो खसूस उसको नंबर देना अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। जो हमारे पास कोई रूल्स बने होते हैं उसके मुताबिक नंबर देना, नंबरिंग करना, डिजिटल वैल्यू देना,
न्यूमेरिकल वैल्यू देना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट की और आसान सी डेफिनेशन आपको अगर वो वाली याद नहीं रहती तो आप ये भी कह सकते हैं, टू गिव अ क्वांटिटेटिव शेप टू द क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट आर डाटा। जो डाटा हमारे पास था उसको क्वांटिटेटिव शेप के अंदर देना, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, मेजरमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स भी होते हैं जो पता होने चाहिए हमें। एक तो देखिए, आपकी एक जो है ना, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। यानी मैं फुट मेजर कर रहा हूँ तो मुझे पता हो कि फ़ुट ये ना फुट होता है, और इतना ये मीटर होता है। यानी मैं प्रॉपर मेरे पास एक जस्टिफाइएबल एक चीज़ होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं अगर पेपर चेक करता हूँ तो मेरे पास रोब्रिक्स होनी चाहिए ना, कि ये 100 मार्क्स का पेपर है और इतने इतने सब डिवीजन है सवालों की, ये मार्क्स हैं। यानी मेरे पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक तो ये स्टेप्स, ठीक है। उसके अलावा पहले डिफाइन द करेक्टरिस्टिक डेट यू वांट टू मेजर, कि क्या चीज़ मैंने मेजर करनी है, मुझे पता होना चाहिए पेपर के अंदर मैंने उसको ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, मैं उसको नंबरिंग दे रहा हूँ, मैं उसको मेजर कर रहा हूँ, मुझे सारा कुछ पता होना चाहिए। सिलेक्ट द अप्रोप्राइट टेस्ट पता हो कौन सा चेक कर रहा हूँ। दे मे आल्सो मीन अ सिलेक्ट टू द रिफ्लेक्टिंग द अप्रोप्राइट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो फिर मुझे पता होना चाहिए मेरा इंस्ट्रूमेंट, यानी जिससे मैं कहा रूब्रिक्स हो मेरे पास, जैसे कोई मशीन है तो वो प्रॉपर अप्रोप्राइट मशीन हो जिसकी एक प्रॉपर वैल्यू हो। अगर मैं शुगर चेक करता हूँ और शुगर की जो मेरी डिवाइस है वो पिछली सदी की, या वो इतनी यानी कि थकी हुई डिवाइस है कि वो जो है ना हर दफ़ा 200 बढ़ा के 200 कम कर देती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। अप्रोप्राइट डिवाइस होनी चाहिए जिसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी ज़बरदस्त हो। फिर थर्ड है एडमिनिस्टर द टेस्ट। अब मैं टेस्ट लूँगा, पहले मैंने डिफाइन कर लिया टेस्ट क्या है, उसकी क्या खसूसियात हैं, मेरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फिर मैं कहूँगा मैं इस टेस्ट को लूँगा। और इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट इज इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग दिस आल्सो मीन टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट करेक्टली। यानी अगर वो एक तो टेस्ट मैं खुद चेक कर रहा हूँ और अगर मैं किसी मशीन के वजह टेस्ट चेक कर रहा हूँ, जैसे वो हमारा MCQ चेक करने के लिए होता है, तो फिर मुझे श्योर होना चाहिए कि मेरी इंस्ट्रूमेंट ठीक है, मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर नहीं है, एरर फ्री होना चाहिए। लास्ट कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट ऑफ द टेस्ट, फिर उसको कलेक्ट करूँगा और रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, ये मेरे इसके प्रोसेस थे। इसके अलावा कुछ चीज़ें मुझे जहन में रखनी चाहिए टेस्ट को मेजर। पहले रिमेंबर डैट यू आर मेजरिंग अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, मुझे पता होना चाहिए मैं किसी शख्स की खसूसियात मेजर कर रहा हूँ, उसको नंबर दे रहा हूँ किसी शख्स को, या मैं किसी मशीन को मेजर कर रहा हूँ। और मुझे उस वक़्त जो है उस शख्स को जब मैं मेजर कर रहा हूँ, मुझे जजमेंटल नहीं होना, मुझे उस जो वैल्यू है उसके ऊपर यकीन करना है। यानी मैं किसी बच्चे का टेस्ट मेजर कर रहा हूँ और ये एक एथिकल चीज़ है कि बच्चे के टेस्ट के अंदर नंबर कम आए हैं तो इट मीन टेस्ट के अंदर नंबर कम आए हैं, ना कि बच्चे की पूरी लाइफ फ्लॉप कर देनी। जैसे हम कहते हैं तो निकम्मा है तो कुछ बन ही नहीं सकता, तेरे पल्ले तो कुछ है ही। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमने नहीं कहनी बच्चे को। तो मतलब हमें जो है वो जजमेंटल नहीं बनना, हमें उस शख्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स को देखना है, ना कि उस फर्द वाहिद की ज़ात को हमने जो है ना वो क्रिटिसिज्म करना है। नेक्स्ट, मेक नो कॉमिकल रिमार्क्स रिगार्डिंग द कलेक्टेड। अब डाटा कलेक्ट करते हुए कोई हंसी मजाक ह्यूमरस फनी जो है ना वो ये नहीं करना। यानी किसी के ऊपर जो जैसे कहते हैं कि ये वही बात आ गई, इल्ज़ाम लगाना या फ़नी कमेंट करना या हंसना या मजाक करना या ये क्या है, इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे यहाँ से एक बात याद आ गई, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। वो मुझे वाइफ ने बताया कि वो आज से जो है 7-8 साल पहले उन्होंने किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर वो पढ़ाते थे और तनख्वाह गवर्नमेंट के में मिलती थी और तनख्वाह बैंक में मिलती थी। और बैंक में उनकी तनख्वाह कितनी थी, 5000। और वो पूरी मैडम्स जो हैं सारी जो हैं वो प्राइवेट स्कूल की रिक्शे के अंदर इतना सफ़र करके 5-10 किलोमीटर दूर बैंक के अंदर जाना और वहाँ सारे जो है ना अपने 5। तो बैंक वाले भी मजाक बनाया करते थे, हंसा करते थे कि ये देखो जी ये महीने बाद यकम को 2 तारीख को आई होती हैं। और मतलब ये इस तरह का जनरल बात की कि नो कॉमिकल, कोई मजाक नहीं होना चाहिए किसी को भी। नेक्स्ट थर्ड, हैव अ हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स व्हेन कलेक्टिंग द डाटा। जब आप डाटे को कलेक्ट कर रहे हो तो तब एथिकल स्टैंडर्ड को, यही वही बात है, नो कॉमिकल रिमार्क्स नहीं होने चाहिए, कोई जो है जजमेंटल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, एक होते हैं सब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट वो होती है जिसके अंदर आप अपने कमेंट्स शामिल नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप डाटा को इंटरप्रेट नहीं। मैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, मैं MCQ चेक कर रहा हूँ, 10 MCQ चेक कर रहा हूँ, तो MCQ के अंदर अगर वो ठीक है 1 नंबर, नहीं ठीक रॉन्ग।
मतलब मैं जो मेजर कर रहा हूँ उसके एग्जैक्ट अगर ठीक होंगे 10 के 10 ठीक है, 10 नंबर आ गया, जितने गलत होंगे उतने नंबर कट जाएंगे। कोई इजाफी नंबर नहीं दे सकता, मैं बाइस नहीं हो सकता, मैं अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह सकता इसकी हैंड राइटिंग ख़राब है, इसने का कंसेप्ट वीक है, इसके नंबर मैं काट दूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता। तो वो जहाँ पे हम डाटा को इंटरप्रेट ना कर सकें उसे मेजरमेंट कहते हैं। और जहाँ हम डाटा को इंटरप्रेट कर सकें, जहाँ हम एक बंदा मैं एक ऐसे लिखता हूँ और ऐसे को एक टीचर चेक करता है, वो 10 में से 9 नंबर देता है, दूसरा चेक करता है 10 में से 6 नंबर देता है। तो ये वाला जो होता है, ये जजमेंटल जो इंटरप्रिटेशन हो जाता कर सकते हैं, वो होता है सब्जेक्टिव मेजरमेंट होती है। अब आते हैं थर्ड असेसमेंट में। आपको टेस्ट और मेजरमेंट का तो पता चल गया, टोस्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है या टू मेजर द सैंपल ऑफ बिहेवियर है, और मेजरमेंट के अंदर हम उस जो डाटा है उसको हम क्वांटिटेटिव शेप के अंदर लेके आ जाते हैं। अब थर्ड चीज़ के अंदर आ गए हैं, वो आ गया असेसमेंट। असेसमेंट को आसान लफ्ज़ों के अंदर टू इंटरप्रेट द डाटा वी obtained फ्रॉम अ मेजरमेंट। जो डाटा हमने मेजरमेंट के बाद हासिल किया है उसको इंटरप्रेट करना, उसकी वजाहत करना, उसकी तशरीह करना, उसको अपने लफ्ज़ों में बयान करना, इसको हम असेसमेंट कहते हैं। दो इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर अपने लफ्ज़ों में इसके ऊपर डिस्कशन मज़ीद करेंगे। असेसमेंट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा, कि जो मेजरमेंट ऑफ डाटा है, जो डाटा हमने मेजरमेंट से के बाद हासिल किया है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना असेसमेंट कहलाता है। इट मेक्स सेंस ऑफ द डाटा, वो उस डाटे की सेंस देता है। अब देखो मेरा ब्लड प्रेशर मैंने चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो आ रहा है 140/70 आ रहा है। अब 140/70 में जो कलेक्टिव पता चल गया, अब मुझे नहीं पता इसका स्टैंडर्ड क्या है, कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे बताएगा ये जो इसका ब्लड प्रेशर है ये 140 है, 140 नॉर्मल बंदे का 110 होता है, ये 140 है, इट मीन इसका ब्लड प्रेशर हाई है। मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। तो जब इंटरप्रिटेशन हो रही हो, एक टेस्ट के अंदर किसी बच्चे को मैंने टेस्ट लिया, उसके 100 में से 60 मार्क्स आ गए, मैं उसके बाद उसके इंटरप्रिटेशन करूँगा कि ये बच्चा जो है फ़लाँ एरिए में अच्छा है, फ़लाँ एरिए में ये बच्चा कमज़ोर है, इतना एरिया इसका स्ट्रॉन्ग, इतना कुछ आता है, इतना कुछ नहीं आता। मैं ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इसको हम असेसमेंट बोलते हैं। यानी वो इसकी उस डाटा की सेंस देगा, उस डाटा के मुतालिक बताएगा कुछ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। नेक्स्ट है जो एजुकेशन की डिक्शनरी के अंदर लिखी गई है, वो है असेसमेंट इज द प्रोसेस वेयर बाय वन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लर्निंग। अब देखो क्वांटिटी हमने मेजर कर ली थी मेजरमेंट के अंदर, अब यहाँ पे आके उसकी क्वालिटी भी मेजर कर रहे हैं। एंड टीचिंग यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स, और बहुत सी असेसमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम जो हैं वो मतलब उस डाटे की वेरियस जो मेजरिंग डाटा था उसकी वेरियस असेसमेंट टेक्निक यूज़ करके हम इंटरप्रेट करते हैं कि डाटा की क्या असल है। यानी वो इंटरप्रेट द डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू मेजरमेंट, आसान से लफ्ज़ों में। अच्छा यहाँ पे इसके एग्जांपल वो इससे ही हैज़ अचीव्ड बेंच। अब मिसाल के तौर पे मैंने 4 चैप्टर जो है ना वो टेस्ट लिए, तो बच्चे को जो है ना वो 3 चैप्टर के में से सवाल ठीक है, चौथा मैं कहूँगा कि बच्चे को चौथा चैप्टर अभी तैयार नहीं है उसमें से, यानी मैं एक बेंच मार्क जो मुकर्रर किया है मैं उसके मुतालिक बता दूंगा कि ये इसके 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये इसका वीक एरिया है, तो यहाँ पे उसकी ये डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, ये असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर आसान लफ्ज़ों में अंदर इवैल्यूएशन होती है कि जजमेंटल होना, फाइनल डिसीजन देना, फाइनल रिमार्क्स देना, फाइनल कमेंट्स देना, फाइनल बात करना, उस पूरे को कंक्लूड करना, उसको जो है ना उसकी रिपोर्ट पेश करना, उसको क्या बोलते हैं, हम एवेल्यूएशन बोलते हैं। अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट द एक्चुअल आउटकम्स आर, बट इट आल्सो इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ वट एवर आउटकम आर डिमॉन्स्ट्रेटेड, कि जो आउटकम हमने असेसमेंट से ली है उस असेसमेंट की बुनियाद पे हम जजमेंटल करेंगे, हमारी डिज़ायर के मुताबिक वो पूरा उतरता है कि कोई नहीं उतरता, यानी हम उसकी बाद में हम उसकी फर्दर एट द एंड उसकी वजाहत कर रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ डिलीनेटिंग का बोलते हैं वजाहती करना, obtaining एंड प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग डिसीजन अल्टरनेटिव, यानी देखिए फाइनल फैसला करने के लिए जो हम बातें करते हैं ना, जो डाटा हमने पीछे हासिल किया है इसको एवेल्यूएशन बोलती हैं। आसान लफ्ज़ों के अंदर हम इसके अंदर डिसीजन ले रहे होते हैं, भाई तू पास है या फेल है, फाइनल कमेंट्स कर रहे होते हैं, जजमेंटल बन रहे होते हैं कि हम कहते हैं जी कि इस डाटे की इतने नंबरों की बुनियाद पे ये स्टैंडर्ड हमारा, ये बच्चा पास है
ये बच्चा फेल है। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, यू दिस इज अ सूटेबल, दिस इज नॉट सूटेबल, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर रिजेक्टेड। यानी फाइनल डिसीजन करना, जो डाटा पीछे से लिया उसकी बुनियाद पे फाइनल रिमार्क्स देना, पास फेल करना, वो उसको हम बोलते हैं एवेल्यूशन बोलते हैं। अब एवेल्यूशन का पर्पज़ क्या है? एवेल्यूशन का पर्पज़ है टू डिटरमाइनिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ टर्म्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियरल आउटकम। यही तो फाइनल हमें पता चलेगा कि हमारे जो फाइनल आउटकम है वो क्या है। एक टीचर ने बच्चों को पढ़ाया और उसको बच्चों के ऊपर कितना असर, कितना वो इफेक्टिव है, यानी उसकी फाइन बिहेवियर हमने क्या कहा था, सेट ऑफ टू मैयर द सैंपल ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे हम फाइनल करेंगे, बताएंगे कि वो बिहेवियर हमने मैयर कर लिया, जो मैयर किया है वो सूटेबल है, वो अप्रोपराइट है, वो काबिल दीद है कि नहीं है। टू मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशनल प्लानिंग, के फाइनल रिलायबल डिसीजन करने के लिए जहाँ फैसले की बात होगी वहाँ एवेल्यूशन की बात होगी, जहाँ फाइनल आउटकम की बात होगी वहाँ ये इसकी बात होगी, एवेल्यूशन की बात होगी। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट को पहचानना, ग्रोथ और लैक ऑफ ग्रोथ इन एक्वायरिंग डिजायरेबल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज, यानी वो फाइनल फैसला हो जाए। टू हेल्प टीचर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक्स एंड लर्निंग। ये हमें इससे फ़ायदा हो रहा होता है ना, पता लग रहा होता है कि रिजल्ट अच्छे ने, इट मीन मेरी जो टीचिंग टेक्निक्स है वो ठीक नहीं है, मेरे पास ये जो लर्निंग मटेरियल जो बच्चों को मैंने दिया है, जो मैंने पढ़ाया वो ठीक नहीं था, यानी हम फाइनल जजमेंटल बन रहे होते हैं। टू हेल्प मोटिवेट, अब पता चल जाता है इस एरिया के अंदर बच्चे वीक हैं, बच्चे जीनियस तो बहुत है लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं लिए, तो हम उसकी बुनियाद पर उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी फ्यूचर के अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनको बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये चीज़ें आएंगी, इसके पर्पसेस आप एवेल्यूशन बोलेंगे। एवेल्यूशन की बहुत सी टाइप्स हैं, तो इसको असेसमेंट की टाइप्स भी कहीं पे आ सकता है, एवेल्यूशन की टाइप्स भी आ सकता है। मैं यहीं पे वजाहत कर रहा हूँ, कोई इतना बड़ा इसके अंदर हवा नहीं है, तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, बाद में बना दूँगा, अभी नहीं बनाऊँगा। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि असेसमेंट की टाइप्स बहुत सी बन सकती हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी पता होने चाहिए। पहली फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बाकी हैं डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, कंटिन्यूस, ये भी पता होनी चाहिए, और इसके अलावा भी फर्दर जितनी बन सकती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि ड्यूरिंग जब एक टीचर अपनी क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और क्लास के अंदर पढ़ाते हुए रुक कर किसी बच्चे से कोई सवाल पूछता है, जो एक लर्निंग कंटिन्यू है, टीचर कहता है चलो जी अब मैंने पढ़ा लिया, लाइनें बना लो, क्विज दो मुझे इसमें से, यानी एक ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग टीचिंग पढ़ाते हुए उस बच्चों को असेस करना, उनसे क्वेश्चन आंसर करना, उनको देखना कि आया कि वो अटेंटिव हैं कि नहीं हैं, आया कि वो मुझे जो है वो गौर से सुन रहे हैं कि कौन नहीं सुन रहे, आया कि वो कुछ मेरे लेक्चर को पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। और जो सबमेटिव होती है, सबमेटिव को बोलते हैं हम ड्यूरिंग के वर्ड के लिए बोलते हैं, सॉरी, एट द एंड फाइनल 6 मंथ सेमेस्टर के एंड, फाइनल ईयर के एंड, उसके बाद जो हम असेसमेंट कर रहे होते हैं, एग्जाम ले रहे होते हैं, उसे सबमेटिव एवेल्यूएशन कहते हैं। इस तरह डायग्नोस्टिक कहते हैं कि किसी खामी, किसी कमज़ोरी को, यानी एक बच्चा मैथ में वीक है तो मैं डायग्नोज करता हूँ कि इंग्लिश में अच्छा है, उर्दू बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है, मैथ में वीक है, यानी उसकी जो कोताही, जो उसको समझ नहीं आती, जो उसकी चीज़ उसके माइंड में नहीं आती, तो उसको करना, इसे डायग्नोस्टिक है। प्लेसमेंट होता है कि ये टेस्ट लिए जाते हैं, इस नीयत से लिए जाते हैं कि प्रिडिक्ट करना, जैसे हम इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं तो हम उसके लिए वो ई-कैट का एग्ज़ाम देते हैं, हम मेडिकल के लिए जाते हैं तो एम-कैट का एग्ज़ाम देते हैं। वो एग्ज़ाम देने का मकसद इससे यही होता है कि हम उसकी बुनियाद पे ये बात करते हैं कि ये बंदा जो है वो इस डिग्री के अंदर फ्यूचर के अंदर परफॉर्म कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, कैलिबर है भी कि नहीं है, तो इसे प्लेसमेंट एवेल्यूएशन कहते हैं। कंटिन्यूस एवेल्यूएशन ये होता है कि जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं, फॉर्मेटिव की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस होगा। अच्छा, ये इवैल्यूएशन के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं? एक तो होता है कि पहले भाई पता हो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं किस पर्पज़ के लिए टेस्ट ले रहा हूं, और फिर उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखते हैं या इन टेस्ट को मेजर करते हैं, फिर एक स्टैंडर्ड रखते हैं
कि यानी ब्लड प्रेशर इतना होता है और इतनी वैल्यू ये है, यानी एक स्टैंडर्ड रखते हैं कि इसका 100 में से जो है ना 60 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड रख दिया है। फिर वो जो परफॉर्मेंस है जो हमने स्टैंडर्ड रखा है वो, यानी मैंने बच्चों का एग्ज़ाम लिया, मैंने कहा जी 50 मार्क्स वाला पास होगा, इससे कम वाला फेल होगा। अब वो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, बच्चे ने जो है ना वो 59 मार्क्स लिए हैं, तो हम पहले मैं स्टैंडर्ड मुताबिक देखूंगा कि स्टैंडर्ड से अबव है, इट मीन ये पास है। फिर उसका मेक द वैल्यूएशन डैन डिस्कस, फिर पहले वैल्यूएशन करेंगे, फिर उसका डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर, उसको करेंगे। मेरा ख्याल है कि समझ आ गई, क्योंकि मैंने बहुत वजाहत से बता दिया है, इतनी वजाहत से ज़रूरत नहीं थी बताने का। वजाहत में बताने का मकसद ये है कि ताकि कुछ भूल भी जाएँ तो कुछ बातें याद भी रहें। चीज़ें भूल जाती हैं, माइंड जो है ना आजकल बहुत कम चीज़ें रिटेन कर पाता है बस। लेकिन कोशिश किया करें कि एक लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुन लिया, 2 से 3 दिन के बाद रिवाइज़ कर लिया इसके कंसेप्ट को, ठीक है। नोट्स भी आपके पास ही हैं, सारी चीज़ें देखें, अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं, सिंसियर हो जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है आप सभी लोग कामयाब हों, और मुझे जो बचे ना, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं बचें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और मुझे ढेरों दुआएं मिलें आप लोगों की। जज़ाकल्लाहु खैरा।